नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है श्वसन। श्वसन जैव प्रक्रम का दूसरा पार्ट है। जैव प्रक्रम का पहला पार्ट पोषण है, जिसे मैंने पहली वीडियो में बताया है। अगर पोषण वाली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाकर आप वह वीडियो देख लीजिए, जिससे ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस चैप्टर को हम विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से काफ़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, उसे श्वसन कहा जाता है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव की कोशिकाएं ऑक्सीजन लेकर कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मुक्त करके ऊर्जा प्राप्त करती है, उसे श्वसन कहा जाता है। इसे हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। C6H12O6 जो कि देता है 6CO2 प्लस 6H2O और ऊर्जा, और जो ऊर्जा होता है वो 2830 किलो जूल होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि C6H12O6 एक कार्बनिक पदार्थ है जिसके ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 6 अणु बनते हैं, और साथ ही ऊर्जा भी प्राप्त होती है जो कि 2830 किलो जूल होती है। अब हम ये जान लेते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। तो इन दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनोक्सी श्वसन को। तो वैसी श्वसन क्रिया जो कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में होती है, उसे अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। अनोक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। तो अनोक्सी श्वसन को हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। C6H12O6 जो कि टूटता है 2C3H4O3 जो कि देता है 2C3H5OH प्लस 2CO2 प्लस 28 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो C6H12O6 जो कि एक ग्लूकोज है, तो अनोक्सी श्वसन में जो ग्लूकोज होता है वह पहले पाइरुवेट अम्ल में टूटता है, जिसका सूत्र है 2C3H4O3, और पाइरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल में टूटता है, जिसका सूत्र है 2C3H5OH। इसे एथेनॉल भी कहा जाता है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और 28 किलो कैलोरी ऊर्जा भी बनता है। अनोक्सी श्वसन में ऊर्जा के केवल 8 एटीपी बनते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एटीपी क्या है। तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। जब शरीर के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तब कुछ न कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है, जो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जमा हो जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से ऊर्जा बनाते रहती है। लेकिन जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है या दौड़ता है तो उसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलने के कारण वह इंसान थक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई इंसान ज़्यादा देर तक दौड़ता है तब वह सही से सांस नहीं ले पाता है, जिसके कारण उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज का निम्नीकरण होता है और लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जो इंसान के पेशियों में जमा हो जाता है, जिस कारण से उसे थकान महसूस होती है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये वही लैक्टिक अम्ल तो नहीं है। तो हाँ, ये वही लैक्टिक अम्ल है जो बैक्टीरिया के उपस्थिति में दूध से दही बनता है। तो लैक्टिक अम्ल को हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। C6H12O6 जो कि देता है 2C3H6O3 और ऊर्जा। तो यहाँ पर C6H12O6 एक ग्लूकोज है जिसके टूटने पर 2C3H6O3 बनता है, जो कि एक लैक्टिक अम्ल है, और इसके साथ ऊर्जा भी निकलती है। लेकिन अनोक्सी श्वसन विभिन्न प्रकार के कवक, जीवाणुओं और गूदेदार फलों में भी होता है। कवकों द्वारा जब अनोक्सी श्वसन होता है तब जाइमेज नाम के एंजाइम से होता है, जिसे किण्वन कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये किण्वन क्या है। तो अनोक्सी श्वसन का वह प्रक्रम जो जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है तथा जिसमें ग्लूकोज के सरलीकरण के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे किण्वन कहा जाता है। इसे हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। C6H12O6 जो कि इष्ट देता है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस ऊर्जा। तो यहाँ पर C6H12O6 एक ग्लूकोज है जो इस्ट और जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में देता है
2C2H5OH, जो कि एक एथिल अल्कोहल है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा भी बनती है और इसका इस्तेमाल बियर, शराब, पनीर इत्यादि बनाने में होता है। तो अब हम जान लेते हैं दूसरे प्रकार के श्वसन को, जो कि है अनोक्सी श्वसन। तो श्वसन की वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। तो ऑक्सी श्वसन को हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। तो ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट अम्ल में और पाइरुवेट अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, जो कि देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो हम यहाँ पर ऑक्सी श्वसन को एक चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कोशिका है और ये एक ग्लूकोज है। तो जब ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाता है तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पाइरुवेट अम्ल में बदल जाता है और यहाँ पर कुछ ऊर्जा बनता है, जो कि 2 एटीपी होता है। इसके बाद पाइरुवेट अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है और यहाँ पर ऊर्जा के 36 एटीपी बनते हैं। तो कुल मिलाकर ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा के 38 एटीपी बनते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि जीवों में गैसों का विनिमय, मतलब कि जीवों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में गैसों के आदान प्रदान के लिए निश्चित अंग पाए जाते हैं, जैसे इंसान, जानवर, पक्षी इत्यादि। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए निश्चित अंग नहीं होते हैं, जैसे कि अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। ये सभी अपने शरीर से ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ज़्यादातर सभी श्रेणी के जंतुओं में श्वसनांगों और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान एक ही मौलिक सिद्धांत से होता है, जिसे विसरण कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि विसरण किसे कहते हैं। तो वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं उसे विसरण कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें रक्त नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा। तो यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जब हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है तो गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो हाइड्रा में ऑक्सीजन का विसरण उत्तक द्रव्य में होता है और जो जलीय जीव होते हैं वह जल में घुले ऑक्सीजन को अपने श्वसनांगों में और श्वसनांगों से रक्त में विसरित कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसका रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है, जैसे कि तेलचट्टा और कुछ अन्य कीट। इन सब में ऑक्सीजन सीधे उत्तक द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। जो तेलचट्टा होता है उसके रक्त को हीमोलिम्फ कहते हैं, जो रंगहीन तरल पदार्थ होता है। तो अब हम कुछ जीव के अंदर श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पौधों में श्वसन। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। पर ऐसा नहीं है, जो पौधे होते हैं वो भी सांस लेते हैं और ऊर्जा मुक्त भी करती है। तो जो पौधे होते हैं वो अपना श्वसन 2 पार्ट में करते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो है सांस लेना और गैसों का आदान प्रदान, और जो दूसरा पार्ट है वो है ऊर्जा को मुक्त करना। तो जो पौधे होते हैं उसके 3 पार्ट में गैसों का आदान प्रदान होता है और वो 3 पार्ट्स है पत्ता, तना और जड़। तो पौधे का जो पत्ता होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है, जिसे आप इस फोटो में भी देख सकते हो। और इसके आसपास गार्ड सेल पाए जाते हैं जो रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जो रंध्र होता है वो सभी पत्तियों में पाया जाता है, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी के साथ जो पौधे का तना होता है उसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें वात रंध्र कहा जाता है, और वात रंध्र भी गैसों का आदान प्रदान करती है। और जो पौधे का जड़ होता है उसमें भी छोटे छोटे जड़ पाए जाते हैं जो विसरण की मदद से गैसों का आदान प्रदान करती है। तो ये 3 पार्ट्स थे जिसके द्वारा पौधे सांस लेते हैं या गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब ऑक्सीजन पौधों के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो ऊर्जा कैसे मुक्त करते हैं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान पौधों के कोशिका में जो ग्लूकोज होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में बनता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं और साथ में ऊर्जा बनता है। इसे हम एक समीकरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो आप इस समीकरण को देख सकते हैं जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बना रहा है और साथ में ऊर्जा को मुक्त भी कर रहा है। तो अब हम समझते हैं जो मनुष्य होता है उसमें श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। तो मानव में श्वसन क्रिया एक जटिल तंत्र के द्वारा होती है जिसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत नासा गुहा, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, श्वसनी, फेफड़े
और डायफ्राम आते हैं। तो आप सबसे पहले इस चित्र को ध्यान से देखो, ये मानव श्वसन तंत्र है। तो हम मानव श्वसन तंत्र को इसी चित्र के द्वारा समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हवा हमारे नासा गुहा मतलब कि नाक के दोनों छेद से होकर अंदर जाती है। नासा गुहा की आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जिस कारण से नाक हमेशा गीली रहती है। और जब हवा नासा गुहा से अंदर जाती है तब हवा में जो उपस्थित धूलकण या बैक्टीरिया रहता है वो श्लेष्मा से चिपक जाते हैं और नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो हवा को छानने का काम करती है। इसके बाद हवा नेसोफेरिंक्स में पहुंचती है। नासा गुहा के आगे घुमावदार रास्ते को नेसोफेरिंक्स या ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वास नली में खुलती है जिसे ग्लटिस कहा जाता है, और ग्लटिस एक उपास्थि युक्त कपाट द्वारा ढका रहता है जिसे एपिग्लटिस कहा जाता है। और जो एपिग्लटिस होता है वह भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसके बाद हवा लैरिंक्स में पहुंचता है। नेसोफेरिंक्स से आगे और कंठ के पीछे का क्षेत्र लैरिंक्स कहलाता है। लैरिंक्स उपास्थि का बना होता है। इसके बाद हवा ट्रैकिया में पहुंचता है। ट्रैकिया को कंठ भी कहा जाता है। कंठ के बीच में दो स्वर रज्जु पाए जाते हैं जिसके कंपन से आवाज पैदा होती है। इसके बाद हवा श्वसनी में पहुंचता है। श्वसनी को ब्रांकस भी कहा जाता है। ट्रैकिया आगे जाकर उल्टे वाई के आकार में दो शाखाओं में बट जाती है। दोनों शाखा ब्रांकस कहलाती है। इसके बाद हवा फेफड़ों में पहुंचती है। दोनों ब्रांकस से एक एक फेफड़ा जुड़ा रहता है। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है जिसे पल्मोनरी झिल्लियां कहते हैं। ब्रांकस जब फेफड़ों के अंदर पहुंचता है तब वह छोटी छोटी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसे ब्रांकियोल कहा जाता है। और ब्रांकियोल पतली भित्तियों वाली कुपिकाओं में खुलते हैं। इन कुपिकाओं को वायु कोश या एल्वियोलाई कहा जाता है। तो जब हवा हमारे एल्वियोलाई में पहुंचती है तब हमारा फेफड़ा हवा से पूरा भर जाता है, जिसे आप लोगों ने महसूस भी किया होगा जब आप सांस अंदर लेते हैं। तो एल्वियोलाई ऐसा जगह है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों के आदान प्रदान को समझने के लिए हमें एल्वियोलाई के चित्र को देखना पड़ेगा। तो जो एल्वियोलाई है वो एक गुब्बारा के जैसा संरचना होता है जो कि गैसों के आदान प्रदान के लिए जाना जाता है। और जो एल्वियोलाई की भित्ति होती है वह रक्त वाहिकाएं या पल्मोनरी धमनी से जुड़ी रहती है, जिसे आप इस चित्र में भी देख सकते हो। तो आप समझो कि जो एल्वियोलाई है उसके अंदर जो गैस है वो है ऑक्सीजन, और एल्वियोलाई के भित्ति से जो पल्मोनरी धमनी जुड़ा हुआ है उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। और एल्वियोलाई की जो भित्ति होती है वह काफ़ी पतली होती है, जिससे एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वह पल्मोनरी धमनी में चली जाती है, और पल्मोनरी धमनी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह एल्वियोलाई में आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान हो चुका है। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब ऑक्सीजन पल्मोनरी धमनी में चला जाता है तब ऑक्सीजन का क्या होता है। तो ऑक्सीजन जब पल्मोनरी धमनी में चला जाता है तब ऑक्सीजन खून से मिलकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाते हैं, जिससे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। तो वापस हम अपने एल्वियोलाई की तरफ आते हैं और ये देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में है वो शरीर के बाहर कैसे निकलती है। तो जब ऑक्सीजन खून में चली जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड भी एल्वियोलाई से ट्रैकिया में आ जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड नासा गुहा के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो अभी जो आपने तीन प्रक्रिया देखा, सांस लेना, गैसों का आदान प्रदान और सांस छोड़ना, ये हमारे शरीर के अंदर बहुत जल्दी जल्दी चलती रहती है। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डायफ्राम। तो डायफ्राम एक लचीली और मजबूत संरचना है जो ऊपर या नीचे की ओर फैलकर वक्ष गुहा के आयतन को घटाने या बढ़ाने का काम करती है। डायफ्राम के कारण ही फेफड़े पिचकते और फूलते हैं, जिसे आप लोगों ने सांस लेते और छोड़ते समय महसूस किया होगा। तो हमने श्वसन को अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और क्लास 10th की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपके जो भी दोस्त भाई बहन क्लास 10th में है उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।